हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। इस चैनल में हम सेबी ग्रेडेड पेपर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खत्म हो, एक एक टेंशन खत्म हो। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, अभी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 चल रहा है। इसका हमने एक पार्ट कल पढ़ा था, जो कि था रिकग्निशन, मेजरमेंट एंड रिकग्निशन, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। आपने ये पार्ट नहीं देखा? बाय बाय बेटा, बाय बाय। आप कल देख कर आना, आप पहले वो देखो फिर यहाँ पर आना। देखा है? ओके, वेलकम बैक। इधर आओ। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन कैसे कैसे लगेगा, डेप्रिसिएशन का तरीका क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे सारी की सारी बातें। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। अभी जो एक बात मैंने कल आपको छू के निकल गया था ना, मैं उसको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। सर कौन सी बात आपने कल हमें नहीं बताई? कल मैंने आपको बात बताई थी, बट थोड़ी सी बात मैंने रोक ली थी, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्या? अभी जब हम एक एसेट को रिकग्नाइज करते हैं, हमने उसकी वैल्यू में कहा कि परचेज कॉस्ट आती है, परचेज प्राइस आता है। हमने कहा कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट में वो आता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। ठीक है। और एक थी डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। ये कॉस्ट उसके में आती है। हमने डीकमीशनिंग के बारे में कल एक एग्जांपल लिया था कि एक बड़े बड़े ऑयल रिग्स अगर लगते हैं, ऑयल रिग्स अगर लग रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने ऑयल रिग एक अगर सी के अंदर जाके लगाया, तो उसको हमें एक पर्टिकुलर ईयर के बाद या 10 साल के बाद, एग्जाम्पल के लिए 10 साल के बाद हमें उस ऑयल रिग को वहां से डीकमीशन करके वापस लेके आना पड़ेगा। नहीं तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज है वो हमें पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो हमें ऐसे पोल्यूशन नहीं करना, तो हमें वो जो ऑयल रिग है उसको निकाल के लेके आना। तो टेंथ ईयर में से मेरा एक्सपेंस है 50 करोड़ रुपीज का, उसको डीकमीशन करने का। ऑयल रिग, बहुत बड़ा ऑयल रिग लगा हुआ है बेटे, बहुत बड़ी बिल्डिंग जितना ऑयल रिग होता है, तो मेरे को उसको डीकमीशन करके लेके आना है। उसका 50 करोड़ का मेरा एक्सपेंस है 10th ईयर के अंदर। तो मेरे को पता है कि 10th ईयर में मेरा ये खर्चा होने वाला है। ठीक है। अब मेरा एक तरीका, मैंने कहा ठीक है, डीकमीशनिंग का कॉस्ट है, इसको हम क्या करते हैं 10th ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैं 50 करोड़ रुपीज 10th ईयर के अंदर ले गया। मेरे इन्वेस्टर का मुंह लाल हो गया। वो कह रहा है कि ये क्या चक्कर है, 50 करोड़ रुपीज का एक्सपेंस कहाँ से आ गया, हमारे प्रॉफिट खत्म हो गए, क्या का चक्कर है, कौन सा एक्सपेंस है? मैंने उसको समझाया कि सर ये डीकमीशनिंग का एक्सपेंस है, ये ऑयल रिग जो हमने लगाया था ना, इसको हम निकाल के लेकर आए। तो उसने बोला आपको समझ ही नहीं है, आपको पता था ये एक्सपेंस आपका 10 साल में होने वाला है, तो आपको इस एक्सपेंस को 10 साल में बाइफरगेट करना चाहिए था, आपने इसको सिर्फ 10th ईयर में ले लिया। मैंने कहा हाँ राइट, यू आर राइट, यू आर इन्वेस्टर इज राइट। तो हमने क्या बोला, इस 50 करोड़ जो हमारा 10th ईयर में हमारा 50 करोड़ का एक्सपेंस है, उसका आज हमें कितना कॉस्ट रखना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बेटा अगर 50 करोड़ मेरा 10 ईयर के बाद एक्सपेंस है, मेरा 50 करोड़ रुपीज डीकमीशनिंग कॉस्ट 50 करोड़ रुपीज 10th ईयर पे, तो मैं आज उसको 50 करोड़ पे लिख दूं अपने अकाउंट के अंदर, मैं 5-5 करोड़ करके उसका ले लूंगा एक्सपेंस? नहीं, इधर बात अड़ गई, जो 10 साल बाद 50 करोड़ का एक्सपेंस है, वो आज के दिन पे 50 करोड़ का थोड़ा है। आपको 10 साल बाद 50 करोड़ रुपए देना है, आज 50 करोड़ रुपए नहीं देना। आज आप कोई ऐसी अमाउंट बताओ जो अमाउंट 10 साल में 50 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गई है। बेटा आप कोई ऐसी अमाउंट आपको बतानी है जो 10 साल ऐड करते 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 करते, इंटरेस्ट ऐड करते 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 आगे के 10 साल में वो 50 करोड़ की हो जाएगी है। तो हम क्या करेंगे, जो 50 करोड़ का एक्सपेंस है उसको हम 10 साल में डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करते 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 हम लेकर आएंगे कि हमारा आज का कॉस्ट क्या लगेगा। बात समझ में आती है? बट एक टेबल आपके पास आने वाला है, घबराना नहीं है। ये टेबल आपके पास आ गया, 50 करोड़ रुपीज आपका 10th ईयर के अंदर डीकमीशनिंग का कॉस्ट है। ठीक है, 50 करोड़ है। ठीक है, हमने क्या बोला, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पढ़ते हैं। हमने कहा कि उसका आज का फैक्टर, अगर हम आज उसका फैक्टर लगाया, और हमने कहा अगर आप आज 19 करोड़ 27,71,644 रुपीज अगर आप आज इन्वेस्ट कर दे, बैंक के अंदर रख दे, और उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 10 साल बाद ये 19 करोड़ 27 लाख 50 करोड़ के हो जाएंगे। आपको दिख रहा है टेबल के अंदर बेटा, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक इंटरेस्ट ऐड, इंटरेस्ट ऐड, इंटरेस्ट ऐड, इंटरेस्ट ऐड, और 10th ईयर के अंदर 50 करोड़ हो गए। आपका जो डीकमीशनिंग का जो एक्सपेंस है वो मेट हो गया। आपने 50 करोड़ रुपए आपके पास आ गए, इस 50 करोड़ रुपए को दो, और इस 50 करोड़ रुपए आप डीकमीशनिंग करवा लो। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें सब कुछ समझ में आया जो जो आपने बोला, बट हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये 0.3855432889, ये कहाँ से आया सर, हमें समझ नहीं आया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, अगर फ्यूचर में अगर कोई वैल्यू है, उसकी अगर हमें आज की वैल्यू निकालिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो हमें डिस्काउंट करना होता है। सर इसका क्या मतलब है? बेटा मेरी बात सुनो, इस पर्टिकुलर एग्जाम
एग्जाम्पल के अंदर अगर ईयर वन के पास मेरे पास 21 करोड़ रुपीज 20,48,000, अगर मेरे पास ये अमाउंट ईयर टू ईयर वन के एंड पे अगर मेरे पास ये अमाउंट पड़ा है, तो ईयर वन की स्टार्टिंग के अंदर अगर मेरे पास 19,27,71,644 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। सर इसमें क्यों कोई फर्क नहीं है? ईयर की स्टार्टिंग में अगर मेरे पास 19 करोड़ रुपीस पड़े हैं, उसको मैं अगर बैंक में या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो ईयर एंड पे वो 21 करोड़ हो जाएंगे। बेटा समझ में आई बात? यही बात है ना। अगर ईयर टू में मेरे पास 23 करोड़ रुपीस पड़े हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से, और ईयर जीरो आज के दिन पे अगर मेरे पास 19 करोड़ पड़े हैं, तो वो सेम बात है। सर कैसे? बेटा देखो आज के साल में 19 करोड़ है, ईयर वन के एंड में मेरे पास 21 करोड़ हो जाएंगे, और फिर इसको मैं इसको और इन्वेस्ट करूंगा, ये ईयर टू के एंड पे 23 करोड़ हो जाएंगे। आपको बात समझ में आती है? हाँ। ऐसे ही अगर ईयर 10 का कोई एक्सपेंस है, उसको मैं 10 बार डिस्काउंट करके लेकर आया आज के दिन पे, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.3855। सर हम इसको फॉर्मूला बताओ, मैं ऐसे समझ में नहीं आता। सुनो, ऊपर आ गया फ्यूचर वैल्यू, जो आपकी फ्यूचर वैल्यू 50 करोड़ डिवाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट। बट डिस्काउंट रेट इज योर 10%, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना फ्री, वो डिस्काउंट रेट पे। ऊपर आ गया बेटा एन, एन क्या है? कितने नंबर ऑफ ईयर्स, इधर है 10। आप इस फॉर्मूले को लेकर आप एक बार दो बार ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, हमें समझ में आता है फॉर्मूला, तो हम रट लेते हैं। ओके वेरी गुड, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि वो 0.3855 आया कैसे। इसको हमने ऊपर किया फ्यूचर वैल्यू, अगर हमें 0.38 चाहिए ना, ऊपर ऊपर रखो 1। हम 1 रुपये के हिसाब से कह रहे हैं कि जो 1 रुपी 10th ईयर के अंदर 1 रुपी 0.3855 ऑफ अ रुपी आफ्टर 10 ईयर विल बिकम 1 रुपी। इसका ये मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 1 रुपए का आज की वैल्यू 0.3, 10 साल बाद 1 रुपए की वैल्यू है। 10 साल बाद अगर मेरे को 1 रुपए देना है, तो उसकी आज की वैल्यू 38 पैसा है, 3855 पैसा है। ठीक है, कितनी बार समझ आती है? हाँ सर हमें समझ आती है, ये उसका फॉर्मूला है। ओके सर, अब हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, नया टॉपिक। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद सर ये 14 के बेटा पैराग्राफ में होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, कंपोनेंट, ये क्या है? कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हम डेप्रिसिएशन के बारे में पता है कि डेप्रिसिएशन हम ईयर ऑन ईयर जो एक पर्टिकुलर एसेट का वियर एंड टीयर है, हम उसके हिसाब से कहते हैं कि हाँ एक एसेट को हम यूज करें तो इसको हम डेप्रिसिएट करेंगे ओवर उसकी लाइफ, ओवर इट्स लाइफ हम उसको डेप्रिसिएट कर रहे हैं। ओके, कंपोनेंट। अब इसमें क्या बात आई कि एक पर्टिकुलर एसेट में एक कंपोनेंट मेन पार्ट है, हम उस एसेट में एक कंपोनेंट को अलग डेप्रिसिएट करेंगे और बाकी के एसेट को अलग डेप्रिसिएट करेंगे। सर हमें समझ में नहीं आ रही, कोई एग्जांपल दो। बेटा अगर एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन के अंदर अगर इंजन है, इंजन इज द मेन कंपोनेंट। इंजन की लाइफ अलग है और उसके जो डेक जिसके अंदर वो पर्टिकुलर प्लेन अगर खड़ा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो एक अलग पार्ट है। इंजन इंजन क्या पता 5 साल में खत्म हो जाए, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो 10 साल तक चले। कार्बन फाइबर से बना है, वो बहुत साल तक रेजिस्टेंस ले सकता है, तो वो 15 साल 20 साल तक चल रहा है, बट उसके इंजन को चेंज करना जरूरी पड़ जाता है। तो हमने क्या बोला, इसका जो कंपोनेंट है इंजन है उसको हम अलग डेप्रिशिएट करेंगे, और एरोप्लेन के डेक को हम अलग डेप्रिशिएट करेंगे। लॉजिक बनता है कि नहीं? तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लॉजिक वाइज बोला गया, अगर कंपोनेंट को आप अलग डेप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप करो, आपको छूट है। डन। अब हम अलग अलग कंपोनेंट जो सेम नेचर के हैं, हम उसको ग्रुपिंग करना अलाउड। हाँ, आप अलग अलग क्या कहते हैं, आपके एयरक्राफ्ट के इंजन को आप कंपोनेंट अलग से बना के उसको ग्रुपिंग कर लो, एक इंजन का ग्रुप बना लो और उसको डेप्रिशिएट करने लग जाओ, और एक डेक का ग्रुप बना लो उसको डेप्रिशिएट करने लग जाओ। बात परफेक्टली क्लियर है। हम इसके बारे में कंपोनेंट बनाएंगे और हम अपने क्या कहते हैं फाइनेंशियल के लिए डिस्क्लोज कर देंगे कि हमारे कंपोनेंट कैसे बने हैं, इसको हमने कैसे डेप्रिशिएट किया। बात समझ में आती है सर? परफेक्टली क्लियर। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सुन, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या टुच्ची बात कर दी, हमें पता है सर प्रॉफिट एंड लॉस करने जाता है डेप्रिसिएशन। आगे, डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन पीरियड। डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना डेप्रिसिएट करना है आपको, और डेप्रिसिएशन पीरियड क्या होगा, कितने साल तक आपको डेप्रिसिएट करना है। फर्स्ट, व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट? डेप्रिसिएबल अमाउंट, अगर आपने पर्टिकुलर एक दिन में आपने 100 रुपीज का एसेट लिया और 10 साल बाद ये 100 रुपीज का एसेट 10 रुपी का बिक जाएगा, तो 90 रुपीज इज योर डेप्रिसिएबल अमाउंट। दिस 10 रुपी इज योर रेजिडुअल अमाउंट। फॉर हमें डेफिनेशन बताओ, कॉस्ट ऑफ एन एसेट। डेप्रिसिएबल अमाउंट इज कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट, दैट इज रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, रिवैल्यूएशन लेस रेजिडुअल वैल्यू, लेस रेजिडुअल वैल्यू। द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ।
उसने बोला ये जो हम आपके फॉर्मूले से आया ना, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, इस जो आपका अमाउंट आया, जो 90 रुपीज आया, उसको आपको सिस्टमैटिकली ओवर द पूरा ओवर द लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, उसको आपको डेप्रिसिएट करना है। जैसे कि 90 रुपीज आया, 90 रुपीज को आपको 10 ईयर्स में डिवाइड करना है, तो 99 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, डन। अब हम बात कर रहे हैं कि हम रेजिडुअल वैल्यू को और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट को हम रिव्यू करना चाहते हैं। हमने स्टार्टिंग में बोला कि हाँ 10 साल का एसेट है, इसके 10 साल बाद 10 रुपए मिल जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ इसके 11 साल बाद 11 रुपए मिलेंगे, ऐसा मैं कर सकता हूँ? हाँ बेटा, ये अलाउ किया गया। अब इसको ढंग से अगर आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा अलाउ, अगर मार्केट के अंदर से कुछ चेंज आ गया, उसको देख के आप कह रहे हो कि हाँ अभी 11 साल चलेगा और 11 रुपए भी देगा, तो आप उसको रीवैल्यू कर सकते हो। आप रिव्यू करके रीवैल्यू करो। सुनो, residual value and useful life of asset should be reviewed at least at each financial year end। हमें कह रहे हैं कि हमें रिव्यू करना ही करना है, कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है। हमने जो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो रेजिडुअल वैल्यू पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी की मान रखी थी, मैंने कहा था हाँ एक करोड़ का मेरा एसेट है, मेरे को 10 साल बाद इसके 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टील का जो उसमें स्टील व्हील लगा हुआ था, मेरे को पता हाँ ये इतने का बिक जाएगा। अब मार्केट के अंदर स्टील की वैल्यू गिर गई, मार्केट के अंदर स्टील की वैल्यू गिर गई, तो मेरे को अपना रेजिडुअल वैल्यू गिराना पड़ेगा ना। सर आपकी बात सही है, ओके। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, ठीक है, हमें समझ में आता है। एंड इफ एक्सपेक्टेशन डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट, हमने पहले कुछ और कहा था, इस बार हम कुछ और कह रहे हैं। द चेंज शुड बी अकाउंटेड फॉर एज एन अकाउंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपने कहा मेरा एस्टिमेट के अंदर चेंज आ गया, मैंने पहले कुछ और एस्टिमेट किया था, मैं कुछ और एस्टिमेट कर रहा हूँ। ठीक है, हम एस्टिमेट में चेंज कर रहे हैं, ये पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं है। आप जैसे डेप्रिसिएशन पहले से लगा रहे थे वैसे ही लग रहा है, बट आपकी एस्टिमेट में कुछ चेंज आ गया, आपने मतलब एस्टिमेट थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, पॉलिसी तो वही चल रही है। आप पहले भी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे थे, हम इसको पढ़ेंगे, आपको पता है मैंने इसलिए वाली लाइन बोल दी। ठीक है, पढ़ाओ सर, हमें बताओ कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी बात आई कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कब करना है। इधर हम एग्जांपल लेंगे मुकेश अंबानी, जियो है, जियो का बेटा, जियो का एग्जांपल, हाँ जियो का एग्जांपल, ठीक है। जियो के अंदर क्या है कि जियो ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसने जियो ने अपना कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंस, लेट से 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक उसने अपना एक्सपेंस कर लिया, उसने अपने फिक्स्ड एसेट्स को खड़ा कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद उसने 6 महीने ट्रायल रन किया कि मेरे जो जियो के जो कस्टम, मतलब जियो का जो नेटवर्क स्पीड है वो अच्छा है कि नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो 6 महीने तक उन्होंने उस पर्टिकुलर एसेट को ट्रायल रन किया। ठीक है, हमें समझ में आती है कि ट्रायल रन कर दिया। अब 6 महीने के बाद उन्होंने लिमिटेड लोगों को कहा कि हाँ आओ, ये हमने अपना टेक्नोलॉजी को सही कर लिया, हम चाहते हैं कि अब यूज करें। तो लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, लिमिटेड यूज स्टार्ट कर दिया, फ्री के अंदर यूज करवाना स्टार्ट करा दिया। फ्री के अंदर 30 जून के बाद उन्होंने फ्री में आप यूज करो, फ्री में यूज करो, फ्री में यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है बेटा, 30 जून 2019 तक लोगों ने फ्री में यूज करना स्टार्ट किया। अब आया 31 मार्च 2020, उस दिन से जियो ने कहा हम पैसे लेंगे, हम पैसे लेंगे। तो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होना चाहिए? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक तो डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं, तब तक तो एसेट खड़े हो रहे थे। 30 जून 2019, 30 जून 2019 इस दिन तक ट्रायल रन चल रहा था, तब तक हमें पता नहीं था अभी हमारा एसेट काम करेगा या नहीं करेगा, कैसा कर रहा है। तो ट्रायल रन तक के खर्चे हमने कैपिटलाइज किए, जो हम पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, 30 जून के बाद हमने एसेट को कहा कि ये लो, तुम हमारे एसेट के साथ मोबाइल सर्विसेज लो, बट हमने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, बट हमने अपने एसेट को यूज करना स्टार्ट किया, हमने एसेट को यूज करना स्टार्ट किया, हाँ कि नहीं? हाँ सर, हमने एसेट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, हमने ट्रायल रन करके सब कुछ कह दिया परफेक्ट है, हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपने रेडी टू यूज किया, आपने कहा हाँ भाई ये रेडी टू यूज है, हम यूज कर रहे हैं, जैसे ही आप बेटा आपने बोल देना यूज करने वाला, डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट हो गया, आपका खर्चा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपका एसेट बन के तैयार था और आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, 30 जून के बाद हमारा डेप्रिसिएशन स्टार्ट। कमर्शियल प्रोडक्शन, आपने कमर्शियली जब 500 के जो प्लान बांटे, उसके बाद तो डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है, लग ही रहा है, क्योंकि हमारे एसेट यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिन व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज। अगर आपका अवेलेबल है, एसेट अवेलेबल है यूज करने के लिए, तो आप डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दो। व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कह रही हाँ अब मेरे एसेट को मैं यूज करना, ये अवेलेबल है, इसको हम यूज कर सकते हैं, उस दिन से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक ये अवेलेबल ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन की बात नहीं आती, जब तक इसके ट्रायल रन कंप्लीट हो इसके डेप्रिसिएशन की बात आती। आपको बात क्लियर है? हाँ सर हमें बात क्लियर है। जब ये अवेलेबल फॉर यूज हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
अब हम बात करें रिव्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ये हमारा पहले आया था, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अभी हम थोड़ा डीप के अंदर जा रहे हैं, ठीक है सर। अब बताओ, एक हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, ओके, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। एंटिटी ए purchased an asset on 1st January 2013 for 1 lakh rupees and the asset had an estimated useful life of 10 years and residual value of net। हाँ भाई, 1 लाख का एसेट, 1 लाख का एसेट, 10 ईयर तक की लाइफ है और नो रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसने बोला ऑन 1st Jan 2017 the director reviewed the estimated life and decided the asset will probably be useful for a further 4 years। 1 जनवरी 2013 को ये बोला गया कि इसकी लाइफ 10 साल तक है। तो मैंने क्या बोला, ये 31 दिसंबर 2012 तक ये यूजफुल रहेगा। हमने 10 साल के बारे में बात कर दी, बट 1 जनवरी 2017 को उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये सिर्फ 4 साल तक रहेगा। मतलब हमने बोला कि भाई इसकी तो लाइफ टाइटा फिश रहेगी कितनी, 2021 में जाके, 2021 के अंदर जाके, जैन से हमारा नहीं, 2020 के अंदर, आई एम सॉरी, 17, 18, 19 एंड 20, आई एम सॉरी 2020 के अंदर जाके इसकी लाइफ को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर। अब हम बात कर रहे हैं कोई डेप्रिसिएशन। पहले हमने सोचा कि भाई 10,000 का डेप्रिसिएशन पर साल है, 1 लाख डिवाइड बाय 10 ईयर, हमने कहा 10,000 का डेप्रिसिएशन है। हमने 1 मार्च हमने क्या करा, 31 दिसंबर 2013 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000। हमने 31 दिसंबर 2014 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000। हमने 31 दिसंबर 2015 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000। हमने 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000। हमने क्या किया भाई, 31 दिसंबर 2016 तक हमने 10-10 हजार करके 40,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ले लिया। अब हमारा एसेट बचा 1 जनवरी 2017 को, मेरी आंखें खुली मैनेजमेंट की, हमारी बुक्स के अंदर एसेट पड़ा है 60,000 का। हमने 40,000 का डेप्रिसिएशन ले लिया 40,000 का। अब हमारा जो डेप्रिसिएशन का जो हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ी है वो है 60,000। अब ये कह रहे हैं ये 60,000 हमने सोचा था आगे 6 साल तक चलेंगे, 31 दिसंबर 2000 क्या कहते हैं 22 तक हमने सोचा था चलेंगे, बट हम कह रहे हैं कि ये 31 दिसंबर 2020 तक ही चलेंगे। बेटा 2020 ईयर बहुत गंदा है, उन्होंने कहा 31 दिसंबर 2020 तक ही चलेंगे। अब मैं कह रहा हूँ ये 60,000 के एसेट को जो मेरे को आगे 6 साल के अंदर डेप्रिशिएट करना था, अब मैं इसको सिर्फ 4 साल में डेप्रिशिएट करूंगा। हाँ ठीक है, कर दो। हमने 6000 को 4 से डिवाइड किया, हमने 15 हजार का डेप्रिसिएशन आगे 4 साल में डिवाइड कर दिया। सर आपने इसको पीछे क्यों नहीं एडजस्ट किया? बेटा पीछे की बुक्स क्लोज होगी ना, हम बुक्स खोलने बैठते हैं सारी की सारी, वो काम पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचते हैं, तो हमने आगे आगे 15 हजार के 4 साल में डिप्रेशन को क्लेम कर लिया। आपको बात समझ में आती है? वेरी वेरी मतलब ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आता है आपकी बात? हमने अगर एस्टिमेट के अंदर चेंज किया, ये अगर वो लाइफ को और बढ़ा दे तो डिप्रेशन कम हो जाता। ठीक है सर, मैं बात क्लियर है, हमें समझ में आती है एकदम। ठीक है, आगे बात करो। सेसेशन ऑफ डिप्रेशन। सर सेसेशन ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? हमने डिप्रेशन लगाना छोड़ दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, हम डिप्रेशन लगा ही नहीं सकते। ये कब केस हो सकता है हम डिप्रेशन कब नहीं लगा सकते? जब उसकी रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड हो जाएगी उसकी कैरिंग वैल्यू। सर इसका क्या मतलब है? बेटा आपको जो एसेट था ना, आपका 1 लाख का एसेट था, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 थी, ठीक है। रेजिडुअल आपको 10,000 रुपये मिलने थे, बट उसकी कैरिंग वैल्यू 8,000 कह रहे हो आप। इसका क्या मतलब? क्योंकि 10,000 की वैल्यू तो हमें रेजिडुअल मिलने वाली है, तो कैरिंग अमाउंट से जो रेजिडुअल वैल्यू है वो अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो रही है, 10,000 होगी रेजिडुअल वैल्यू और कैरिंग अमाउंट 8,000, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे नहीं, क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं बनता। आपका जो एसेट है उसके 10,000 तो आपको मिलने हैं, रेजिडुअल वैल्यू तो मिलनी है। कैरिंग वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू से कम चली गई तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है? बात समझ रहे हो कि हम किस चीज को डेप्रिशिएट करें? हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, हमारे को जितने पैसे को बेच के मिल जाएंगे। कैरिंग अमाउंट अगर रेजिडुअल के वैल्यू के इक्वल आ गई तो कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं। अब हमें इतने पैसे मिल जाएंगे इसको बेच के, तो इसके अगर हम यूज भी कर रहे हैं तो भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम इस 10,000 की, अब एसेट मेरा 10,000 का रह गया डेप्रिशिएट करते 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 10 साल के अंदर, अब मेरे को 10th ईयर में इसको मेरे को 10,000 रुपए बेचने से मिल जाएंगे, बट मैं इस एसेट को फिर भी यूज करे जा रहा हूँ। मैं इस एसेट को करूँ, ये एसेट मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये करे जा रहा है, बट इसको मैं डेप्रिशिएट करना छोड़ दूंगा। बेटे तेरे 10,000 की तेरी औकात थी, तू 10,000 पे आगे बढ़, तू काम कर रहा है,
देखो डेप्रिशिएट में क्या करूं, तेरे 10,000 तो भी मिल जाएंगे, तेरी कैरिंग वैल्यू 10,000, तेरी रेसिडुअल वैल्यू 10,000, तेरे पे नो डेप्रिसिएशन। ओके, द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट में इंक्रीज टू एन अमाउंट इक्वल टू ग्रेटर देन इट्स कैरिंग वैल्यू अमाउंट। देखो बेटा, उन्होंने बोला कि रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट में इंक्रीज, जो रेसिडुअल वैल्यू उसकी कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा है। इफ इट डज, डेप्रिसिएशन चार्ज टू एन एसेट इज जीरो unless and until its residual value subsequently decreases its carrying amount। आपको बात समझ में आती है? उन्होंने कहा अगर कैरिंग वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू अगर रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा है, मतलब आपको इसको बेच के ज्यादा पैसे मिलेंगे बट आप फिर भी इसको ऑपरेट कर रहे हो, इसको बेच के आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे बट आप ऑपरेट करके प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, तो इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि अपना काम कर चुका है अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर, इसके पास कुछ बचा नहीं डेप्रिशिएट होने के लिए। ठीक है, अब क्या बात आई कि इन्होंने कहा कि इसकी जो कैरिंग वैल्यू रेसिडुअल, अब हमने क्या किया, रेसिडुअल वैल्यू और कम कर देते हैं, तो बेटा जो इसका डिफरेंस है आप उसको रेसिडुअल वैल्यू से ऊपर जो कैरिंग वैल्यू है उसको थोड़ा सा डेप्रिशिएट कर दो। अनलेस एंड अनटिल के अंदर ये लिखा हुआ है अगर इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू से नीचे आ जाएगी तो कैरिंग वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू उसको आप डेप्रिशिएट कर दो डिफरेंस को। आपको बात समझ में आती है? ठीक है सर, इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, a property costing 10 lakh rupees, 10 lakh rupees is bought in 2016, it estimated total physical life is 50 years, 50 years तक उसकी लाइफ है। however the company considers it likely that it will sell the property after 2 years, 20 years। हमने बोला कि ये 50 साल की इसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की, 50 साल तक ये चलेगी प्रॉपर्टी, बट हमें पता है हम 20 साल में इसको बेच देंगे, तो हम 20 साल में इसको डेप्रिसिएट करेंगे। द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं कि 20 साल के बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, केस ए 10 लाख रुपीस। बेटा आज 10 लाख रुपए का है और आगे से 20 साल के बाद भी वो 10 लाख का बिक जाएगा, रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख, तो बेटा कोई डेप्रिसिएशन का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। आज भी 10 लाख और आगे जाके मेरे को 10 लाख रुपए का बिक जाएगा, तो इसकी मैं क्या वैल्यू, इसको मैं क्या डेप्रिसिएट करूँ, कोई वैल्यू निकली ही नहीं। 10 लाख माइनस 10 लाख जीरो, नो डेप्रिसिएशन। केस बी अगर 9 लाख का रह जाता तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख माइनस 9 लाख माइनस 9 लाख, 1 लाख बचा, 1 लाख को मैं 20 ईयर्स में डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आती है? हाँ बात हमें समझ में आती है। परफेक्टली क्लियर कि इसका क्या मतलब है, बात समझ में आती है? हाँ सर मैं समझ आती है, बात को आगे बढ़ाओ। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सीजेस एट एन अर्लियर ऑफ। अब बात आ रही है, ऊपर की बात तो आ गई रेजिडुअल एंड कैरिंग वैल्यू के ऊपर। रेजिडुअल वैल्यू कितने का एसेट खत्म हो के एंड में बिक जाएगा, कैरिंग हम कितने पे कैरी कर रहे हैं, जो उसकी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कर करके हम जो उस पर डेप्रिसिएट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इधर बात आ रही है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस एट एन अर्लियर ऑफ। अब क्या कह रहे हैं, हमने एक एसेट को कहा कि तू हार मान ले, एसेट से नहीं हो पा रहा कुछ भी, हमने कहा द डेट दैट द एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। हमने कहा ये एसेट अब मार्केट से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, इस एसेट को हमने रिटायर कर दिया, और हमने कहा ये एसेट हमने हेल्ड फॉर डिस्पोजल है। बेटा इसके अंदर एंड लिखा है, बेटे दोनों कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों एक्टिव यूज, अगर हमने रिटायर कर दिया एक्टिव यूज से कि हम इसको रिटायर नहीं कर रहे, हमने रखा हुआ है, हमने ओ नहीं हमने चलो रिटायर कर दिया एक्टिव यूज से, बट हम इसको बेचेंगे नहीं, हम क्या पता आगे काम में इसका यूज आ जाए, तो हम इसको डेप्रिसिएट करते रहेंगे। हमारे पास पड़ा है एसेट, उसकी वैल्यू तो दिन बर दिन गिर रही है ना, उसकी वैल्यू तो दिन बर दिन गिर रही है। अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे, अगर आपने कार लेके खरीद ली बट आप उसको चला नहीं रहे, आपने उसको बेचने के लिए नहीं रखा, बट आप उसको डेप्रिसिएट तो करोगे ना, क्योंकि कार की वैल्यू तो गिरी जा रही गिरी जा रही गिरी जा रही है। बट आपने 10 साल बाद का मैंने इसको गाड़ी को रिटायर कर दिया और ये बेचने के लिए रखी हुई है, जैसे आपने बोला कि बेचने के लिए रखिए, डेप्रिसिएशन की बात खत्म वहीं पे, क्योंकि आप इसका ना यूज कर रहे हो और आपने इसको रखा किस लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ठीक है सर, हमें बात क्लियर है कि क्या मतलब है, बेटा इसके अंदर एंड है ना, एंड को ढंग से पढ़ना है। आगे द डेट ऑन विच एसेट इज डी रिकॉग्नाइज, सर इसका क्या मतलब, बेटा हमने एसेट को सेल कर दिया तो डेप्रिसिएशन आएगा, हमने एसेट ही बेच दिया, पहली एसेट बेच दिया हमने, बीच में आते आते हमें कोई बहुत अच्छा एक इंसान मिल गया जो कहता है ये एसेट मेरे को दे दो तो मैं मुंह मांगी रकम दूंगा, मैंने कहा ले ले, मैंने उसको एसेट प्रॉफिट में बेच के निकल गया, तो आगे डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं, एसेट ही चला गया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया मैंने एसेट को, तो मैं उसको एसेट का कोई डेप्रिसिएशन नहीं। ठीक है सर, ये क्या पढ़ा बेटा, ये स्टैंडर्ड के अंदर लिखा होता तो हमें पढ़ाना पड़ता है। आगे therefore depreciation does not cease when the asset become idle or is retired from the active use। इन्होंने उसी बात को क्लियर किया, अगर हमने एसेट को आइडल रख दिया, हम उसको यूज नहीं कर रहे, जैसे कि आप काफी लोग अपनी कार को यूज नहीं करते तो बट वो डेप्रिशिएट होती रहती है, उसने कहा इसके साथ साथ आपको उसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल रखना पड़ेगा अगर आपको उसको डेप्रिसिएशन से बाहर लेके जाना, अगर आपको डेप्रिशिएट नहीं करना। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने उसको अलग रखा।
बेटे लैंड कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती, बट लैंड डिप्रिशिएट होती है। सर ये क्या बोल रहे हो, इसको हम पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट। लैंड को डिप्रिशिएट करने की अलग चीज है, बिल्डिंग अलग चीज है। बिल्डिंग जनरली आपकी कितने 50-40 साल 30 साल 40 साल ऐसे चलती है, और लैंड तो बेटा काफी टाइम तक चल सकती है ना। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। बेटा एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हम उसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है। ए, लैंड हैज अ अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर इज नॉट डेप्रिसिएटेड। बट लैंड की कोई डेप्रिशिएट थोड़ा ना हुआ। लैंड को आप लैंड के अंदर अगर ज्यादा बैठ गए तो वो क्या डेप्रिशिएट हो रही है? आप उस पर कूद रहे हो तो वो डेप्रिशिएट हो रही है। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड की बात आ गई। जब हम आपको कहते हैं कि डेप्रिशिएट नहीं होती बट फिर भी होती है, उसको हम पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड। इफ लैंड इटसेल्फ हैज अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, उसने कहा ये लैंड की यूजफुल लाइफ ही कम है। सर हम एक एग्जाम्पल, बेटा दुबई के अंदर इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड को हम 20 साल के अंदर ये आइलैंड खत्म है, ये इसके अंदर फिर पानी वानी आ जाएगा, हमने 20 साल के लिए ये आइलैंड बनाया। ठीक है, 20 साल में सबको हम बाहर निकाल देंगे और इसको हम लैंड को ही खत्म कर देंगे, ये आइलैंड को हम खत्म कर देंगे। क्या बात है। तो बेटा तब उस लैंड को, वो लिमिटेड यूज का लैंड है तो उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है। इट इज डेप्रिशिएटेड इन अ मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स द बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। ठीक है सर, हमें समझ में आती है। इफ द कॉस्ट ऑफ द लैंड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ द साइट डिसमेंटल्ड, रिमूव्ड और रेस्टोरेशन। अभी एक लैंड के अंदर अगर आपका एक लैंड है जिसका जिसका काम है आपका पार्किंग का, तो आपने एक पर्टिकुलर उसके अंदर एक सीमेंटेड करवा के उसके अंदर कोई खर्चा किया, वो लैंड की कॉस्ट के अंदर आ गया कि आपने लैंड को लेवल करवाया, उस लेवल को करवा के थोड़ा बहुत सीमेंट वीमेंट करवा के उसको परफेक्ट करवाया, तो उसके कॉस्ट, दैट पोर्शन ऑफ लैंड इज डेप्रिसिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इट। अभी जितने टाइम का आपको पार्किंग का ठेका मिला और आपने वो लैंड के अंदर जो खर्चा किया, उसको आप ओवर द पीरियड उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड जो आपने खर्चे किया लैंड के ऊपर, उसको आप डेप्रिशिएट कर लो। बात समझ में आती है। रॉ लैंड है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। डन, सारा में समझ में आती है। बी पॉइंट, बिल्डिंग हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिसिएबल एसेट। जनरली बिल्डिंग को जो है आरआरसी बिल्डिंग या फिर अलग अलग टाइप की बिल्डिंग होती है, उनका अलग अलग लाइफ दे रखा है कंपनी एक्ट के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, हम उसमें नहीं घुसते। एक जैसे 30 साल में कोई बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना पड़ता है, किसी को 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट करना पड़ता है। ओके सर, हमें बात समझ में आती है। डेप्रिसिएशन के मेथड, ये अलग पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस तरीके से हमने क्या बोला, द डेप्रिसिएशन मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट्स ऑफ द एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटरप्राइज। ठीक है, हमें बात समझ में आती है। इन्होंने इस बात को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम तीनों का एग्जाम्पल लेके करेंगे। हमें बताओ सर क्या एग्जाम्पल है, हम सुनना चाहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, बेटे मैंने ये इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है कार। ठीक है, मैंने एक कार ली, मैंने कहा ये कार मेरी 10 साल तक मुझे सेम खर्चा, सेम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है इस कार के, मैं इसको 10 साल तक चलाऊंगा। इसमें कभी ऐसा नहीं मैं नीचे चला रहा हूँ ऊपर, मैं बिजनेस के हिसाब से चला रहा हूँ। मैंने कहा ये एक कार मेरे को 10 साल तक सेम बेनिफिट देगी, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन मेथड, मेरे एक कार की कॉस्ट है 10 लाख, ये 10 लाख मेरे को 10 साल तक बेनिफिट देगी, तो मैं 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन हर जगह डाले जा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर इसके अंदर कोई हमारा स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू होता है तो हम वो निकाल देते हैं। ठीक है, अब आया डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके अंदर बेटे कुछ कुछ प्लांट एंड मशीनरी ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छे अच्छे यूनिट्स दे रही है, बेटा मेरे को बहुत अच्छे अच्छे यूनिट्स दे रही है या फिर बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट धीरे धीरे वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। उनकी प्रोडक्टिविटी बेटा हम कह रहे हैं कि हमारा फुल यूटिलाइज हो रहा है एक एसेट, हम 1 लाख यूनिट एक एसेट से निकाल सकते हैं, हम फुल यूटिलाइजेशन पे वो चल रही है मशीन, बट उसका हर साल वो थोड़े थोड़े कम यूनिट्स निकालने लग जाती है। तो हमने कहा कि हम इसको डिमिनिशिंग बैलेंस पे लेके आएंगे। फर्स्ट ईयर हम 10%, हमने 10 लाख के एसेट को 10% पे डेप्रिशिएट किया, रह गया 9 लाख रुपीज। अब इस 9 लाख को मैंने फिर 10% पे किया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। पहले हम क्या कर रहे थे, 10 लाख को 1-1 लाख रुपए 10 साल तक ले रहे थे, अब इसने कहा अब 9 लाख रह गया, डिमिनिशिंग बैलेंस के अंदर 10 लाख पे मैंने 10% लगाया, 9 लाख हो गया, इस 9 लाख पे फिर 10% लगाओ तो हो गया 90,000 का डिप्रिसिएशन। फिर थोड़ा और कम रह जाएगा, फिर उस पर 10% लगाओ, फिर 10% लगाओ, फिर 10% लगाओ। डिमिनिशिंग बैलेंस का ये मतलब है, इसको हम WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। हम उसके वैल्यू को, एसेट को धीरे धीरे कम करे जा रहे हैं, धीरे धीरे कम करे जा रहे हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कुछ कुछ मशीनरी, स्पेसिफिक मशीनरीज होती हैं जो कहती है ये मशीनरी अपनी पूरी लाइफ के अंदर
20 लाख यूनिट बना सकती है। जिस यूनिट के लिए आपने मशीनरी ली, वो कह रहे हैं पूरी लाइफ के अंदर 20 लाख यूनिट बना सकती है। आपने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन के अंदर 10 लाख यूनिट बना लिए। बेटा आधी मशीनरी की वैल्यू को आप डिप्रिशिएट कर दो, आपके पास पूरा राइट है। सेकेंड ईयर के अंदर आपने 5 लाख यूनिट बनाए, तो बेटा जो वैल्यू बची ना मशीनरी की, उसके आधे को डिप्रिशिएट कर दो। आप समझ रहे हो बात? जितने आप यूनिट्स को प्रोड्यूस करोगे, उतनी उसकी वैल्यू को डिप्रिशिएट कर दो। सर हमने एक साल में पूरे 20 लाख यूनिट बना दी। बेटा पूरी पूरी की पूरी मशीन को आप डिप्रिशिएट कर दो, आपके पास पूरा राइट है। आपको बात समझ में आती है? अगर मैं 5-5 लाख यूनिट बनाता हूँ, मैं 4 साल में डिप्रिशिएट करता। मैं 4-4 लाख यूनिट बनाता हूँ, मैं 5 साल में डिप्रिशिएट करता। अगर मैं वेरी करता, कभी 5, कभी 4, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, तो बेटा ना उस बेसिस पे कितने प्रोडक्शन हुए ना, मैं उस बेसिस पे मैं पर यूनिट की डिप्रिसिएशन निकालता और मैं उसको यूनिट से इंटू करके बता देता। डन सर, परफेक्टली ऑल राइट। रिव्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, ये बेटा हमने ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड रखा हुआ है। द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड. If there has been a significant change in the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset, the method should be changed to reflect the change pattern. अगर आपको लगता है कि बीच में आपको चेंज करना चाहिए, आप कर लेना। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है कि हम एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज को चेंज करने जा रहे हैं। हमने डीकमीशनिंग के बारे में क्लास के स्टार्टिंग में आपको इसलिए पढ़ाया था कि हम उसके बारे में थोड़ी सी और बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं इधर कि हमने जो डीकमीशनिंग या फिर कोई लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी से बात करते हैं। एक असेट को मैंने खरीदा, मैंने असेट को खरीदा 1 करोड़ का, 1 शेयर का मैंने असेट को खरीदा। अब जिससे मैंने असेट खरीदा, मैं उसको पेमेंट नहीं करी, मैंने कहा था हाँ दे दूंगा, एसेट तो दे, मैं काम तो स्टार्ट करूँ। मैंने उसको अपने अकाउंट में लिख दिया कि हाँ मेरे को उसको 1 करोड़ रुपए देना। जब पेमेंट देने की बात आई तो उसने कहा ये 1 करोड़ का एसेट नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख का एसेट है। मैंने कहा क्यों भाई? तो उसने मेरे को बोला ऐसे ऐसे है, उस 3-4 खर्चे गिनाए, कह रहे नहीं ये 1 करोड़ 10 लाख का। मैंने कहा मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, एसेट को मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। पहले मेरे को सिर्फ 1 करोड़ रुपए देना था एसेट का, अब मेरे को 1 करोड़ 10 लाख रुपए देना। तो इसका लॉजिकल तरीका क्या है कि मैं इसका क्या करूंगा? इसका क्या लॉजिकल तरीका बेटा, जैसी आपकी लाइबिलिटी बढ़ी ना, इसको हम पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ पीपी मे अंडरगो चेंजेस सब्जेक्ट टू इट्स एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऊपर नीचे हो रही है, अगर हमारा लाइबिलिटी चेंज होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा? प्राइस एडजस्टमेंट, हम प्राइस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। चेंज इन ड्यूटीज, ड्यूटीज ज्यादा लगी हमारे पास, आते आते बीच में ड्यूटी ज्यादा लग गई। चेंज इन इनिशियल एस्टिमेट्स और अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रेस्टोरेशन। हमने जो बाद में कहा था कि हमको डीकमीशन डिसमेंटल करेंगे, उसके हमारे एस्टिमेट्स, पहले हमने बोला 50 करोड़ का ऑलरेडी घटेगा, बट अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि 100 करोड़ लग जाएंगे उसको डिसमेंटल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स चेंज हो गए काफी सारे। ठीक है, अब हमने बात करी कि हमारे 2 मॉडल है, 2 मॉडल से हम कॉस्टिंग करते आ रहे हैं, हम इसकी जो वैल्यू निकालते आ रहे हैं। एक तो कॉस्ट मॉडल, एक है रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में जो आपने पेमेंटें करी, जो आपने पेमेंट करा, जो आपने खर्चा किया, कॉस्ट वो एज इट इज आपने लिख के उसकी आप कॉस्ट को कैरी कर रहे हो। कॉस्ट को हम रख रहे हैं, उस पर डिप्रेशन लगा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। एक मेथड है फेयर वैल्यू मेथड, आपने फेयर वैल्यू पे रखा, डिप्रिशिएट किया, फिर आपने इसकी फेयर वैल्यू कहा, इसकी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर आपने या तो उस पर इम्पेयर थोड़ा सा और डिप्रिशिएट कर दिया, या फिर आपने कहा नहीं इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तो आपने इनकम में एडजस्टमेंट करी, जो हम पढ़ के आए कल। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी लाइबिलिटीज के अंदर चेंज आ रहा है। आप समझो, जो हमने इधर देखा ना, चेंज इन एग्जिस्टिंग, डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड अदर लाइबिलिटीज। अब वो अगर लाइबिलिटीज में चेंज आने जा रहा है और ये दोनों मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, इन दो मेथड में उनका क्या इफेक्ट आएगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ कॉस्ट मेथड की बात कर रहे हैं, हम इजी से स्टार्ट करते हैं। हमने कोई एसेट लिया, हमने एक एसेट लिया 1 करोड़ का, उस 1 करोड़ को हमने एसेट को ले लिया। हमने वही अभी एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैंने 1 करोड़ की पेमेंट करनी है, मैंने अभी उधार पे एसेट लिया, मैंने, ठीक है, हाँ भाई कोई मार्केट में चलता है, मैंने एसेट ले लिया, मेरे पास एसेट आ गया, प्रोडक्शन चल रही है। 1 करोड़ का एसेट मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि मेरे को 1 करोड़ रुपए देना है। बट मेरा जो बायर है वो कह रहा है नहीं, जो मेरा सप्लायर है वो कह रहा है नहीं, आपने 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ 10 लाख का एसेट है। मैं तो फंस गया, मैंने कहा चलो ठीक है 1 करोड़ 10 लाख है तो आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे देंगे। अब मेरी लाइबिलिटी बढ़ी, मेरे को उसको 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 10 लाख रुपए देना है, तो मेरा असेट भी तो बढ़ गया, क्योंकि मेरे असेट की वैल्यू कॉस्ट के ऊपर है। मेरी कॉस्ट अगर बढ़ गई, लाइबिलिटी कॉस्ट अगर बढ़ गई, तो मैंने क्या बोला, मेरा एसेट जो मैंने 1 करोड़ का बुक के अंदर रिकॉर्ड किया था,
अब वो 1 करोड़ का नहीं 1 करोड़ 10 लाख का है, क्योंकि मेरे कॉस्ट पे जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जो मेरी कॉस्ट है मैं उसको रिकग्नाइज करूंगा। आपको इतनी बात समझ में आती है? इफ द रिलेटेड एसेट इज मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट मॉडल, हम कॉस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं। हमारी अगर लाइबिलिटी बढ़ी, अगर हमें ज्यादा पेमेंट करनी है तो हम अपनी एसेट की कॉस्ट भी बढ़ा देंगे, फिर उसको आने वाले टाइम के अंदर डिप्रिशिएट कर देंगे। Change in the liability should be added or deducted from the cost of related asset in the current period। सुनो, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी मेरे को ज्यादा पेमेंट करनी है असेट की, तो मेरा देखो असेट भी बढ़ गया। अगर मेरी लाइबिलिटी कम होगी तो मेरा असेट, मेरे को अगले भला बंदा था कहता आपने 1 करोड़ कैसे दिया, आप 90 दे दो तो चल जाएगा। मैंने कहा है मैं 90 दे दूं? तो मैंने कहा फटाफट मैंने चेक काटा, मैंने कहा 90 लाख रुपीस लो। अब वो जो 10 लाख रुपए है मैं उसको अपनी इनकम मान सकता हूँ कि मेरे को अपने एसेट की वैल्यू रिड्यूस करके उसका बेनिफिट पूरे एसेट के लाइफ में लेना चाहिए। इसलिए ये चीज को बात हम कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे, अगर एसेट की लाइबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ना ले जाए, वो अपने एसेट की वैल्यू को कम करे और उस एसेट को आप पूरे टाइम के अंदर डेप्रिशिएट करो। बेटा देखो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, उन्होंने कहा एसेट को कम करो, ठीक है। नोट, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी एक्सपेक्टेड एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। इन्होंने क्या बोला, जो अमाउंट डिडक्ट कर रहे हो उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी, इसको हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट का लॉजिकल चीज, अगर मेरी कैरिंग अमाउंट, मेरा एसेट डिप्रिशिएट हो के आज क्या कैरी कर रहा है, वो आज कैरी कर रहा है 1 लाख रुपीज का, और मेरी लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज से रिड्यूस होगी है। जिसको पेमेंट लेनी थी वो कह रहा है कि 2 लाख रुपीज कम दे दो, और मेरा एसेट अब 1 लाख का ही बचा है, तो मैं 1 लाख तक इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। और बाकी का जो 1 लाख है ना, मेरे को 2 लाख रिड्यूस किए थे, बाकी का जो 1 लाख है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला जाएगा। मेरा एसेट तो 1 लाख का कैरी करने से नीचे जा ही नहीं सकता, तो मैंने 1 लाख रुपए इसको किया, और बाकी के 1 लाख जो मेरे को एक्चुअल में आज प्रॉफिट हो गया क्योंकि मेरी उसने लाइबिलिटी माफ कर दी। मैंने कहा ठीक है, मेरा 1 लाख से एसेट रिड्यूस करो और बाकी के एसेट को मैं क्या करूंगा, लेके जाऊंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, मैं उसके अमाउंट को लेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। लॉजिकल, ओके। अब हमारी बात आ गई रीवैल्यूएशन को लेकर। कॉस्ट मेथड इजी है, आपको समझ में आता है, ठीक है। अब हम रीवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन का मेन मुद्दा क्या है पता है ना आपको, कि हम असेट को रीवैल्यू करते हैं उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर। एसेट्स हर साल फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं, जो उसका मार्केट में वैल्यू है उसी पे हम चला रहे हैं, उसी पे हम चला रहे हैं। आपको इतनी बात समझ में आती है कि जो असेट चल रहे हैं ना, उनकी वैल्यू अभी मार्केट के हिसाब से ही चल रहे हैं। मेरी असेट्स जो बुक में आ रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से ही चल रहे हैं। अगर आपको ये बात ढंग से सुन रहे हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनो, इफ द रिलेटेड एसेट इज मेजर्ड यूजिंग रीवैल्यूएशन मेथड, हम रीवैल्यूएशन मेथड पे कर रहे हैं। अब अगर लाइबिलिटी के अंदर चेंज आता है, अब अगर लाइबिलिटी, मेरे को किसी और को पेमेंट ज्यादा करनी है, मैं अपने एसेट को बढ़ा सकता हूँ। मैं अपने एसेट को कैसे बढ़ाऊं, वो तो पहले ही फेयर वैल्यू मार्केट पे चल रहा है, मैं उसको चेंज कर ही नहीं सकता, वो तो फेयर वैल्यू पे चल रहा है। अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका इफेक्ट एसेट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही वो फेयर वैल्यू में। हम उसको फेयर वैल्यू पे करने के लिए क्या करते थे, आपको याद है? हम अदर रिजर्व, हम क्या रिजर्व बनाते थे, रीवैल्यूएशन रिजर्व, याद है आपको? हम उसकी फेयर वैल्यू अगर बढ़ाते थे तो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाते थे। ऐसे ही अब हम उस रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि एसेट पहले ही फेयर वैल्यू पे चल रहा है। अगर हमारी लाइबिलिटी, हम इसको पढ़ने आ रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अगर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब हमें बाहर वाले लोगों को पैसा नहीं देना, हम आपको लाइबिलिटी कम हो रही है, तो आपको समझ में आता है अगर मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो मतलब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा। आपको इसमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमने असेट को ऊपर नीचे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही फेयर वैल्यू पे चल रहा है। आपको इतनी बात समझ में आती है तो ये क्लियर है। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा, और दूसरी बात, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब आपको ज्यादा पेमेंट करनी है, तो आपका लॉस हो गया, तो आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों बातों में हमने कल भी एक एक्सेप्शन पढ़ा था, हम उस एक्सेप्शन को पढ़ने जा रहे हैं। हम इस बात को पढ़ा, ध्यान से सुनेगा। ए, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, हमने कहा हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस बढ़ गया, हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, हमें प्रॉफिट हो गया। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट to the extent to which reserve of a revaluation deficit on the asset was previously recognized in the statement of profit and loss account। इस एक्सेप्शन ने क्या बोला, अगर आपके एसेट का वैल्यू, आपने एसेट्स का वैल्यू आपने पहले डिक्रीज किया था, हम क्या करते थे जब भी हम एसेट के वैल्यू को डिक्रीज करते थे रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर,
तो हम सारा का सारा एक्सपेंस हम मान लेते थे कि हमारा एसेट नीचे गिर गया है, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट कर देते थे कि हमारा रीवैल्यू करके एसेट का वैल्यू कम हो गया। अब जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रॉफिट को जितना हमने पहले एक्सपेंस को डेबिट किया था, हम प्रॉफिट को चाहते हैं कि ये वाला प्रॉफिट हमारा रिकवर हो। हम जितने तक ये एक्सपेंस है हम उतना रिकवर करेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। आपको इतनी बात समझ में आती है? जितना हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट किया था ना, अगर यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना मेरा एक्सपेंस मैंने डेबिट किया था उतने तक का मैं प्रॉफिट ऐड बैक कर सकता हूँ, उतने तक का मैं प्रॉफिट ऐड बैक करता हूँ। उसके ऊपर अगर मेरी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होकर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, वो वाले प्रॉफिट को मैं रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाऊंगा। ओके, सेकंड पॉइंट, इसका उल्टा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। बेटा मेरी इंक्रीज होगी लाइबिलिटी, मेरे को ज्यादा पेमेंट करनी है बाहर, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। अब क्या बात है, तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ही आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, आपने बाहर पेमेंट करनी है, उसी समय आज प्रॉफिट एंड लॉस में आप ऐड कर लो, क्योंकि आपको पता चल गया आपका खर्चा है, उसमें आपको पता चल गया कि आपका खर्चा है। समझ में आई बात? अगर हमारी आज लाइबिलिटी बढ़ी, मेरे को आज पेमेंट ज्यादा करनी है बाहर, मेरे को समझ में आ गया मेरा आज खर्चा, मैं आज ही रिकनेक्ट कर दूंगा, मैं उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेकर चले आऊंगा। ठीक है, बट 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 इसके अंदर एक्सेप्शन सुनो, इट शुड बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व इन द ओनर्स इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अब मेरे को अपना खर्चा हमने बोला कि अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, हमें ज्यादा पेमेंट करनी है, तो खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाओ। हाँ, हमें समझ में आती है, बट अगर पहले मैंने कोई ऐसा रीवैल्यूएशन रिजर्व बना रखा था, पहले मैंने एसेट को ज्यादा वैल्यू करके रीवैल्यूएशन रिजर्व ऐड कर रखे थे, बढ़ा रखे थे, अगर मेरे को अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस हो रहा है, तो इस रीवैल्यूएशन रिजर्व को पहले खत्म करो, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाना। दिस इज वेरी लॉजिकल, दिस इज वेरी लॉजिकल। आपको ये बात समझ में आती है? हम इसको छोटा सा वापस मेरे उसके लिए हम वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आपके लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इस अगर आपका जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसको हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं आते, क्योंकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमारे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो आपको प्रॉफिट होता है आप वो प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज ना करो जब तक आपको वो होता नहीं है। बट अगर आपको लॉस होता है तो उसको आप अभी के अभी रिकॉग्नाइज करो। ये बिजनेस करने का तरीका ऐसे आप भी करते हो, ऐसे सारे करते हैं, और स्टैंडर्ड भी ऐसे कहता है। उसने क्या बोला, अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट को आप रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मत लेके जाओ। बट आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस से उतना ले जाओ जितना आपने अगर कभी एक्सपेंस क्लेम किया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, जैसे आपकी लाइबिलिटी बढ़ी, आपको पता चल गया आपका एक्सपेंस बढ़ गया, इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओ, क्योंकि हमको पता है आपका एक्सपेंस आज बढ़ गया, हम सारे एक्सपेंस को आज ही अकाउंट करते हैं। हमने कहा ठीक है, हम ये एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले गए, उन्होंने हमारा हाथ रोका, आप इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे हो, ठीक है, बट अगर आपने इस एसेट पे कभी कोई रीवैल्यूएशन क्रेडिट रिजर्व बना रखा है, तो आप इस एक्सपेंस को पहले इस रिजर्व से कम कर लीजिए, बाकी का अमाउंट आप लेके जाइए। अगर आपने पहले एसेट बढ़ा रखा है और उसकी वैल्यू कम होगी, तो आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से थोड़ा सा कम करके फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाए। बात क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, ये रीवैल्यूएशन वाली बात। अगर इससे अकाउंट क्वेश्चन आ गया तो वेरी गुड बेटा, ढंग से करके आना, मैं आपको पूरे चीज आपको समझा दी। ठीक है, प्लीज इस पे कमेंट करना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अब हम बात करें थोड़े से छोटी एक दो चीजें उसके बारे में बात करें। अगर हम किसी एसेट को रिटायर कर देते हैं, भाई नहीं, इन द items of PPE retired from active use and held for disposal should be stated at lower। अब हम बात करें, हमने उसको रिटायर कर दिया, उस पर्टिकुलर एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 10 लाख, और मार्केट में हम उसके मिल रहे नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर पढ़ा था, इन्वेंट्री के अंदर, हम नेट रिलाइज, ये 10 लाख की वैल्यू है कैरिंग, बट इसको बेचने के लिए मैंने एजेंट बुला रखा और एजेंट 5% कमीशन लेगा। उसने कहा 50,000 मेरे, बाकी आपका। तो मैं उस एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, कैरिंग अमाउंट की 10 लाख, या फिर उसका नेट रिलाइजेबल वैल्यू 9,50,000 आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन ऑफ द सेल्स एजेंट, जो कि 50,000 थी। तो मैं 950 पे रिकॉर्ड करूंगा या 10 लाख, मैं 950 पे रिकॉर्ड करूंगा। जब रिटायरमेंट हो गया उसकी बात कर रहा है कि बुक्स में किस अमाउंट पे आना चाहिए, बुक्स में वही अमाउंट आएगा जो मिलेगा ना आपको। हाँ, तो आपको उस केस में 950 मिलेगा, तो आप 950 पे रिकॉर्ड करोगे। डी रिकॉग्निशन कैसे हो सकता है, बाय सेल कर दी, आपने कोई फाइनेंस लीज दे दी, आपने लीज पे देखे रीपर्चेज वाला एग्रीमेंट कर लिया, आपने डोनेशन पे दे दिया एसेट को, ठीक है, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, आप डी रिकॉग्नाइज करके इंपेयर करके खत्म कर दो, ठीक है।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, छोटी सी बात है, इसको पढ़ते हैं। गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम डी रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम पीपीई शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन द आइटम इज डी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस अदर स्टैंडर्ड रिक्वायर अदरवाइज। वेयर गेन और लॉस क्या होगा, नेट डिस्पोजेबल प्रोसीड लेस कैरिंग अमाउंट। बेटा मेरा एसेट कैरी कर रहा था 10 लाख रुपीज का, मैंने जब उसको डिस्पोज किया मेरे को 12 लाख, पार्टी अच्छी मिल गई सील वाली, उसमें मेरे को 12 लाख देगी, तो मेरे जो 2 लाख है वो प्रॉफिट तो हो गया। अब ये प्रॉफिट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बेटा प्रॉफिट हो गया ये, अगर आपको डिस्पोजल कर दिया आपको प्रोफिट आ गया, आपको प्रॉफिट हो गया। इसको रिकॉग्नाइज करने में आप ऐसे 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 करके जाओ, हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई आपको मना नहीं कर सकता, आप अपने पीएल के अंदर उस प्रॉफिट को लेके जाओ। बात समझ में आती है? बात हम इस प्रॉफिट को प्रॉफिट में लेके जाएंगे, बट इस पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमने ये भी पढ़ा है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 की डेफिनेशन में ये रेवेन्यू नहीं, आपका आपका रेवेन्यू कुछ और है। ऑयल ड्रिक का अगर आपका काम है तो ऑयल बेचना आपका रेवेन्यू है, असेट को बेचना आपका रेवेन्यू नहीं है, ये आपकी इनकम में आपकी प्रॉफिट में जाएगा, बट दिस इज नॉट योर रेवेन्यू। रेवेन्यू हमेशा आपकी सेल ऑफ जो आपका काम है ना, मेन काम, उसको बेचने से आता है। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आता है, या आपको स्टैंडर्ड समझ, मैंने इसमें बहुत मेहनत करी, मुझे लग रहा है ना। प्लीज थम्स अप कर देना अगर मैंने आपको ये सेशन अच्छा लगा। इसके अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं कहूँगा आप वापस पढ़ो, मैं इसके नोट्स शेयर करूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।